गुड इवनिंग बेटा। माई सर दानिश सर। बेटा, मुझे खुशी है कि आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा हुआ जैसा कि बताया था। अब हमारा परसों जो है एसएसटी का पेपर है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री का पूरा एक पोर्शन, हिस्ट्री का हिस्सा आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके, जिसमें हम 2 वीडियो डालेंगे। फर्स्ट वीडियो अभी डाल रहे हैं और आप एक एक समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर देखो बेटा, हिस्ट्री क्या है? ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको केवल इंस्पिरेशन से मत पढ़ो कि हमें पेपर में लिख के आना है। हिस्ट्री इसलिए पढ़ो क्योंकि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको जो हिस्ट्री अच्छी समझता है उसके बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे होते जाते हैं बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने हिंदी की क्लास डाली बेटे। नॉलेज एक ऐसी चीज है, ध्यान रखिए, ज्ञान आपका ये नहीं कि एक ही क्षेत्र में हो आपका ज्ञान। ज्ञान जितना भी है आपका हर क्षेत्र में रखना चाहिए। जो हर क्षेत्र में ज्ञान रखता है वो ज्ञानी कहलाता है एक्चुअल में। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा ये वाली बात, ठीक है बेटा। तो हम पहला चैप्टर जो आपका क्लास 10th में है, सबसे पहला है भारत में, सॉरी यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहला चैप्टर है बेटा आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय। अब देखो बेटा, मैं पूरा चैप्टर तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वी हैव नो मोर टाइम। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम तो है नहीं कि अब एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। और मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट है उदारवाद। उदारवाद क्या है? क्वेश्चन ये बनता है उदारवाद क्या है और इसकी विशेषताएं। और इसकी विशेषताएं तो बेटा वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो उदारवाद की हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। उदारवाद है क्या? सबसे पहले आप समझिए, उदारवाद जो वर्ड है, उदारवाद, सबसे पहले उदारवाद जो है आपके, ये लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द से लिया गया है। ये उदारवाद जो है लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बेटा, जिसका अर्थ होता है लिवर। लीवर, जिसका अर्थ है लीवर, जिसका अर्थ लीवर है और लीवर का अर्थ होता है आजादी। आजादी। फिर अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा। बेटा अगर बात करें, उदारवाद जो है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आजादी। अब यहां क्या है, अगर हम बात करते हैं यूरोप में, तो यहां पर सबसे पहली चीज ये है, यहां पर मध्य वर्ग, जो नया मध्य वर्ग था, नया मध्य वर्ग, जो मध्य वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, नया मध्य वर्ग, नए मध्य वर्ग का जो था, उसका जो उदारवाद से आशय, उसका उदारवाद, इस उदारवाद से आशय उसका आजादी से, आजादी से था। आजादी, अब वो किस चीज में आजादी की अगर हम बात करें, आजादी किस चीज में? आजादी कानून के समकक्ष बराबरी का अधिकार। कानून के समकक्ष बराबरी का अधिकार। एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप समझिए उदारवाद क्या है। ये लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आजादी। अब नए मध्य वर्ग में इसका आशय जो था आजादी, किस तरह की आजादी? सरकार जो वहां पर कानून है, जो कानूनी व्यवस्था है उसमें समानता, क्योंकि समानता नहीं थी। सबसे मेन रीजन था राष्ट्रवाद का, यहाँ समानता नहीं थी, सबको बराबर समानता। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं। अगर विशेषताएं के बारे में बात करें तो की विशेषताएं, सबसे पहले उदारवाद की विशेषता के बारे में बात करते हैं। उदारवाद की विशेषता, सबसे पहली चीज है ऐसी सरकार, उदारवाद ने ऐसी सरकार पर जोर दिया जो सबके परामर्श से बने। पहला पॉइंट तो आप ये लिखना, उदारवाद, जो उदारवाद है उसमें ऐसी सरकार पर जोर दिया जो सबके परामर्श से बने बेटा। दूसरा क्या था? निरंकुश शासक, जो निरंकुश शासन था, और पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार थे उसकी समाप्ति। ये 2 पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए।
तो आपका उदारवाद तैयार हो गया। 2 ही लिख देना, वैसे 4 पॉइंट है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपके पास टाइम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ, उदारवाद क्या है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेटा अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के कारण। पहले तो हम समझते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, पहले समझते हैं। 5 मई 1789 में, ठीक है, 5 मई 1789 में, ठीक है, फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। अब आप एक बात समझिए, फ्रांस की क्रांति पहली क्रांति नहीं है, पर सबसे प्रभावपूर्ण क्रांति है बेटा। सबसे ये प्रभावपूर्ण क्रांति है। इस प्रभावपूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे रेवोल्यूशन आया, एक बड़ा बदलाव आया है। तो आप लिखना, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 में शुरू हुई। ये प्रथम क्रांति नहीं थी, परंतु प्रभावपूर्ण क्रांति थी। अब इसके इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इसके कारण। तो देखो बेटा, इसके कारण 3 कारण थे। फ्रांस की क्रांति के अगर कारण की बात करें तो 3 कारण थे। फ्रांस की क्रांति के 3 कारण थे बेटा। फर्स्ट था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण फर्स्ट क्या था? अगर बात करें फर्स्ट राजनीतिक जो कारण है बेटा, थोड़ा आड़े टेढ़े वर्ड आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेना। ऐसा नहीं है कि सर की राइटिंग बहुत बुरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है बेटे। तो राजनीतिक कारण क्या था? सबसे पहला, जो फ्रांस के शासक जो थे, वो स्वेच्छाकारी नीति अपनाते थे। स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासन, 2 पॉइंट ध्यान रखना। आप स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट से करेंगे। फ्रांस के शासक स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासन यूज किया करते थे। निरंकुश शासन था उनका, वो जनता के हित। कौन हम बात कर रहे हैं? शासक, ठीक है बेटा। शासक कहां के शासक हैं? ये फ्रांस के शासक है। क्या कौन सी नीति अपनाते थे? निरंकुश शासन और स्वेच्छाकारी नीति। तो ये क्या करा करते थे? लोगों की इच्छा, जनता की इच्छा, हित अहित के बारे में नहीं सोचा करते थे। इन्हें अपने विलासपूर्ण जीवन से मतलब था। लोगों पर अलग अलग तरह के कर लगाया करते थे। प्रथम कारण समझ में आ गया बेटा? प्रथम कारण था राजनीतिक कारण, फ्रांस के शासक स्वेच्छाकारी नीति। और दूसरा पॉइंट निरंकुश शासन था। ये इन्हें जनता के हित अहित से कोई सरोकार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ये जनता पर अलग अलग तरह के कर लगाया करते और अपने विलासता पूर्वक जीवन जिया करते थे। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको सेकंड कारण के बारे में बात करें तो ये था, फ्रांस का जो समाज था 3 वर्गों में डिवाइड था। फ्रांस का समाज, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है बेटा। अब 3 वर्ग कौन कौन से थे? मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं। 3 वर्ग कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका पादरी वर्ग। बेटा बहुत इजी लैंग्वेज है ये, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बेटा। पहला कौन सा था? पादरी वर्ग। ये सबसे उच्च वर्ग माना जाता था। इसमें कैथोलिक चर्च के लोग विशेष अधिकार प्राप्त थे। पादरियों को क्या है, एक सबसे उच्च वर्ग माना जाता था और इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनको विशेषाधिकार प्राप्त थी। अब विशेष अधिकार क्या थे? ये किसानों पर इन्होंने टाइट कर लगाया। जो किसानों के, इन्होंने कौन सा कर लगाया बेटा? अच्छी तरीके से देख लिए, टाइट कर। ठीक है बेटा। बेटा इसमें जो कह रहा है, तो इन्होंने इस पे टाइट कर लगाया है। जो किसानों की आय का 10% है, किसानों की आय का 10% है, जिससे जनता बहुत दुखी थी। दूसरा कारण है, पहला कारण समझ में आ गए। सबसे मेन चीज है, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में डिवाइड था। पादरी वर्ग जो सबसे उच्च वर्ग था, यहाँ पर कैथोलिक चर्च के जो लोग थे उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था।
विशेषाधिकार के बारे में बात करें तो उनको विशेष प्रकार का अधिकार, ये किसानों पर जो है टाइट कर लगाया, जो किसानों की आय का 10% था। दूसरा हम बात करते हैं इनका, दूसरा आता है आपका कुलीन वर्ग। अगर हम कुलीन वर्ग के बारे में बात करें तो ये कुलीन वर्ग में कौन कौन से लोग थे, कैसे कैसे लोग थे? तो बेटा कुलीन वर्ग में जो है राज परिवार के लोग थे और उच्च कोटि के शासक थे, जो सॉरी शासक नहीं, इसमें उच्च कोटि के अधिकारी थे, उच्च कोटि के अधिकारी थे। पहला मैंने आपको बताया कौन कौन थे, राज परिवार से थे, उच्च कोटि। और सबसे बड़ी बात है इन पर टैक्स ही नहीं लगा करता था, इन पर किसी प्रकार का ये कर ही नहीं दिया करते थे। इनके पास पैसा तो था पर ये कर नहीं दिया करते थे, जबकि होता ही है किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो तो देगा। यहाँ पर उल्टा था, इनके पास इनके पद भी ऊंचे हैं और इन पे किसी प्रकार का कर नहीं था। तो पहली बात तो इसको आपने फ्रांस के समाज को 3 हिस्सों में विभाजित किया हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग। अब आता है सबसे निचला वर्ग, निम्न वर्ग। ठीक है, इसमें कौन था? निम्न वर्ग, ये सामान्य वर्ग लिख दें, निम्न वर्ग लिख दें, ये सामान्य वर्ग। इसमें जो था सबसे पता है कौन से लोग आ जाते थे? जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, मजदूर थे, जो आम जनता थी, इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते थे। इन पे अलग अलग तरह के कर लगाए जाए करते थे, तो इसकी वजह से इनमें रोष था। दो पॉइंट हो गए। पहला क्या था कारण? राजनीतिक कारण था। दूसरा क्या था? फ्रांस का जो समाज है 3 हिस्सों में डिवाइड था। कौन कौन से 3 हिस्सों में डिवाइड था बेटा? पहला हमने बोला पादरी वर्ग, दूसरा बोला कुलीन वर्ग और तीसरा हमने बोला सामान्य वर्ग। ठीक है, अब आता है आर्थिक कारण। तीसरा आता है आर्थिक कारण। ठीक है बेटा, तीसरा आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जो आता है सबसे मेन चीज, जो राजशाही परिवार था उनका वो विलासता पूर्वक जीवन जीते थे, चाहे काल पड़े चाहे अकाल आए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। धीरे धीरे शाही जो शाही खजाना था वो कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से जनता पर क्या होता है? प्रभाव पड़ रहा था। और उनके जो शाही परिवार था बेटा, उसका कोई विलासता पूर्वक जीवन में कोई कमी नहीं आ रही थी। तो ये सबसे मेन चीज थे फ्रांस की क्रांति के कारण। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के कारण मैंने बताया 5 मई 1789 में शुरू हुई। इसके मैंने आपको कारण बताए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना 5 मई 1789 में शुरू हुई। इसके बाद आपको क्या लिखना है? फ्रांस की क्रांति प्रथम क्रांति नहीं थी, परंतु सबसे प्रभावपूर्ण क्रांति थी। इसके 3 कारण थे। सबसे पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा बेटा मैंने बताया आर्थिक कारण। बेटा इसको आप जो है बहुत डीपली समझ लीजिए, क्योंकि इसको डीपली समझना इसलिए जरूरी है, इसमें एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और आप मेरी वीडियो को अगर आप देखते रहेंगे ना और इस चीज को डीपली समझते रहेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका। पहले चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उदारवाद क्या है। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन हो गए, पहला उदारवाद और फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब दूसरा शुरू होता है बेटा भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में अगर राष्ट्रवाद के बारे में बात करें तो देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद क्या था? अगर भारत में राष्ट्रवाद का बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद आधुनिक जो इतिहास का प्रमुख घटना मानी गई है, जो है आधुनिक इतिहास की इसको प्रमुख घटना माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत में जो राष्ट्रवाद है आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटना माना गया है। ये 19वीं सदी के, जब 19वीं सदी में जो भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहली लड़ाई लड़ी, उसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। अच्छा, राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होना। आप सबसे पहले लगेंगे
भारत आधुनिक इतिहास में, भारत के अंदर राष्ट्रवाद में लिखेंगे आधुनिक इतिहास का प्रमुख घटना माना गया है। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखेंगे जो 19वीं सदी के, और जो 19वीं सदी थी उसमें जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने लड़ाई लड़ी, वो क्या कहलाया? भारतीय राष्ट्रवाद। इसमें अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रीय चेतना का जागरूक होना, चेतना का जागरूक होना, चेतना का आ जाना, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। ठीक है बेटा, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण के बारे में बात करें, भारत में राष्ट्रवाद के कारण, पहला, फर्स्ट, राजनीतिक, बिल्कुल वैसे ही है फ्रांस की तरह। पहला हम मानते हैं राजनीतिक। अगर देखो बेटा, अगर जब यहां भारत में राष्ट्रवाद हो या फ्रांस में, तो सबसे पहले कारण आता है राजनीतिक। राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण क्या था? भारतीयों में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। पहला रीजन, अंग्रेजी की जो नीति थी वो दमनकारी नीति थी, उसके खिलाफ क्या भरा हुआ था? भारतीयों में गुस्सा भरा हुआ था। दूसरा जो पॉइंट है, 1885 में, जो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे जो भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोग थे उनमें एकजुटता आई, जिससे क्या? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है। दूसरा सामाजिक कारण है। दूसरा क्या है बेटा? सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या होता है बेटा? सामाजिक कारण ये, जो भारत के महानायक थे, भारत के जो महानायक थे, जैसे दयानंद सरस्वती हैं, और देखो बेटा अच्छी तरीके से डीपली समझो एक एक वर्ड को। देखिए बेटा, अगर बात करें तो सामाजिक जो कारण था उसमें क्या बता रहा था मैं आपको, जो महानायक थे आपका, एक उनमें राजा राम मोहन राय भी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इन लोगों ने जो है, और हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया? जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी, उन समाज में बुराइयों के, जैसे ऊंच नीचे और भी बुराइयां, उनको क्या किया? समाज से दूर किया, जिससे सब लोग एक एकजुट हुए। सब लोग, बुराइयां जब हटी तो सब लोग भारतीय एकजुट हो गए। दूसरा कारण भारत में राष्ट्रवाद का एक ये भी था, सामाजिक कारण। इसमें क्या था? जो राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, और अन्य महानायक, इन्होंने क्या? समाज में जो बुराइयां थी उनको क्या किया? बुराइयों को दूर किया, जिससे समाज एकजुट हुआ और सब लोग राष्ट्रवाद में शामिल हुए, यानी कि राष्ट्र में शामिल हुए। तीसरा पॉइंट है आर्थिक। थर्ड है आर्थिक कारण। अगर बात करें हम आर्थिक कारण में, तो बेटा, तो सबसे पहले आर्थिक कारण क्या है? भारत में जो है, जो ब्रिटिश कालीन शासन था उस समय, जो आय के दो प्रमुख स्रोत थे, आय के जो दो प्रमुख स्रोत थे, किसी भी देश की आय जरूरी होती है, दो प्रमुख स्रोत थे। एक तो थी हमारे यहाँ कृषि, फर्स्ट, और दूसरा था बेटा उद्योग। अगर बात करें कृषि और उद्योग, तो कृषि व्यवस्था में क्या करा था अंग्रेजों ने? नई नीति लाई। जो नई नीति थी उनकी, उस नई नीति में उन लोगों ने क्या किया? उसमें किसानों का शोषण किया। उस नई नीति के तहत किसानों का शोषण किया। उद्योग धंधों में नई नीति लाए, उसमें उसमें जो व्यापारी वर्ग थे उनका शोषण किया, और अपने हितों के लिए उपयोग कर रहे थे। तो दूसरा, आप देखिए समझिएगा, तो भारत में राष्ट्रवाद के तीन कारण बनाए: राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। इस चैप्टर में जो है, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में दो कराए और इसमें दो। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, डीपली समझिएगा। ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, चोरी चोरा। ये चोरी चोरा, ठीक है बेटा।
एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चोरी चोराई इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। देखो बेटा, चोरी चोरा जो है एक गांव का नाम है। ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कस्बे, जो गोरखपुर है उसके पास एक कस्बा है जिसका नाम क्या है, चोरी चोरा। ठीक है बेटा। क्या होता है 4 फरवरी 1922 में, 4 फरवरी 1922 में, 4 फरवरी 1922 में जो भारतीय थे, भारतीयों ने ब्रिटिश जो शासन है उसके खिलाफ नीतियों से गुस्सा होकर एक पूरी पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 लोग जिंदा मारे गए, 22 लोग जिंदा मारे गए। बेटे जो चोरा चोरी कांड था, इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी बहुत आहत हुए, बहुत आहत हुए। तो उन्होंने असही जो अपना आंदोलन था उसको बंद कर दिया। ठीक है बेटा, कुछ समय के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बेटा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग की घटना क्या है बेटा, ये कहानी ऐसे समझ लीजिए, जलियांवाला बाग आपको जो है रटना नहीं है किसी चीज को बेटा। अगर रटेंगे तो फिर क्या फायदा है, हिस्ट्री को तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है बेटा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार का जो विरोध हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने रॉयल एक्ट कानून पारित किया, जिसके अनुसार आप लिखेंगे ब्रिटिश सरकार ने जो है रॉयल एक्ट पारित किया, जिसके खिलाफ जो है भारतवासी एक हो गए जिसके विरोध में। और सब भारतीय, उसमें क्या था, रॉलेट एक्ट भी समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछता है रॉलेट एक्ट क्या था। इसमें क्या था, बिना वारंट दिए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वारंट दिए, बिना सूचना दिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता, उसका दोष हो या ना हो। ये भी एक दमनकारी नीति थी। तो जब उन्होंने, ब्रिटिशों ने रॉयल एक्ट को पारित किया, तो उसके विरोध में भारतवासी एक हो गए, एकजुट होकर उन्होंने 13 अप्रैल 1922 को, यानी 13 अप्रैल 1922 को जलियांवाला बाग में 20,000 लोग, जिसमें औरतें, बच्चे और बड़े लोग थे, इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में। वहां पर क्या करा, जनरल डायर ने निहत्ते निहत्ते लोगों पर चारों तरफ से गेट बंद कर, जो एकमात्र दरवाजा था उन पर बंद कर कर उन पर गोलियां चलवा दी। इसको जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। अच्छा बेटा, एक बात और है, इस जलियांवाला बाग के बाद ऐसा नहीं है कि क्रांति रुक गई, इससे और क्रांति की आग बढ़ गई बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह क्या है। और गांधी जी द्वारा, ये पूछ लेता, गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो हम शुरू करते हैं सत्याग्रह। पहले सत्याग्रह है क्या, सत्याग्रह है क्या। तो बेटा सत्य के प्रति आग्रह करना, किसके प्रति, सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य के प्रति आग्रह करना। पहला होता है सत्याग्रह का मतलब क्या है, तो आप लिखेंगे सत्य के प्रति आग्रह करना। सत्याग्रह यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना, सत्य के, बिना हिंसा के, अहिंसा के रास्ते पर चलना। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सत्याग्रह अपनाया अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य के प्रति आग्रह करना। सबसे पहले लिखना सत्य के प्रति आग्रह करना, फिर लिखना सत्य के रास्ते पे चलना, हिंसा को न चुनना, अहिंसा के दम पर अपने कार्य को करना। अब गांधी जी द्वारा 3 चलाए गए आंदोलन, सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन पता है बेटा कौन सा था, चंपारण। अब बात आती है चंपारण कहाँ है, ये बिहार के उत्तर पश्चिम हिस्से में आता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या होता था, हर बीघा के 3 हिस्से पे क्या है, किसानों को जो है नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था। ये इंग्लिश में इंडिगो चैप्टर है क्लास 12th में। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। तो बेटा हम पहले इसको समझते हैं, जो चंपारण आंदोलन था सबसे पहला हम सत्याग्रह आंदोलन कह सकते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या करते थे, अंग्रेज जो है हर एक बीघा के 3 हिस्से में नील की खेती को मजबूर करते थे किसानों को, और किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। किसानों को जब नील की खेती करनी पड़ती थी, उस नील को खेती के पूरी की पूरी उठा के अंग्रेजों को देना पड़ती थी। तो 10 अप्रैल, हम बात कर रहे हैं 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1917, 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण में पहुंचे। और गांधी जी चंपारण में पहुंचे, उन्होंने गांधी जी ने जो है वहां के लोगों से बात की और अपना सत्याग्रह
आंदोलन शुरू किया और सबसे पहली जीत गांधी जी को यहां से मिली। दूसरा जो आंदोलन है वो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन है। तीसरा जो है अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन है। तो बेटा अब पहले एक बार फिर समझते हैं सत्याग्रह क्या है। सत्य के प्रति आग्रह करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, सत्य के हिंसा न करना, अहिंसा को अपनाना। सत्याग्रह का मतलब है गांधी जी ने सत्याग्रह के 3 आंदोलन किए। प्रमुख आंदोलन में सबसे पहले चंपारण आता है सबसे पहला, दूसरा आता है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा आता है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। बेटा इसको डीपली समझें, बहुत ज्यादा डीपली समझते जाएं एक एक पॉइंट को। ये कहानी है। तो बेटा हमने आपको 3 बताए। अब आता है खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन आता है बेटा? खेड़ा आंदोलन। ठीक है बेटा। खेड़ा आंदोलन के बारे में बेटा बात करें, ये जो गुजरात का जो खेड़ा जगह थी वहां पर शुरू हुआ था। इसमें क्या था, सरकार जो है किसानों से जबरन वसूली करती थी, किसानों पर जबरन कर लगाती थी। तो यहाँ पर गांधी जी ने पहुंचकर यहाँ के लोगों की अगर बात करी जाए तो ये दूसरा अगर सत्याग्रह आंदोलन था जहां पर किसानों की नैतिक विजय हुई। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये गुजरात के खेड़ा में हुआ था। अब किस लिए हुआ था? किसानों पर जो अंग्रेज थे किसानों से क्या करते थे, जबरन जो है कर वसूला करते थे। तो यहाँ पर जो है किसानों ने इसके जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई और अहिंसा के तरीके से इसको जीता। तो ये क्या था, एक नैतिक विजय थी। बेटा समझ में आ गया? ठीक है बेटा। देखो बेटा तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। यहां पर क्या होता है, एक रुई की मिल है। यहां पर हम बात कर रहे हैं रुई की। ठीक है, रुई की मिल थी। रुई की मिल में जो मजदूर थे उन्होंने किया था। असल में क्या था, वहां पर रुई की मिल के जो मजदूर थे उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही थी। तो ये जो है फरवरी से मार्च तक चला था। ये 1918 में गांधी जी इसमें अनशन में बैठे हैं और 20 से 21 दिन अनशन में बैठे रहे। बेटा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये अहमदाबाद सत्याग्रह क्या है, रुई की मिल थी एक, जहां रुई बनाने की मिल थी, वहां पर जो कर्मचारियों द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, फरवरी से मार्च तक चला था और ये 1918 में हुआ था। ठीक है बेटा, यहाँ पर गांधी जी जो है 20 से 21 दिन तक, कितने दिन, 20 से 21 दिन तक अनशन पे बैठे रहे। गांधी जी की जीत हुई और 35% किसानों की मजदूरी में वृद्धि हो गई। बेटा तो आई होप डेट अगली वीडियो हम सुबह 9 या 10 बजे डालेंगे, जिसमें आपके ज्योग्राफी की पूरी होगी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मैं और डालूंगा आपकी ज्योग्राफी की, और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की वीडियो 3 वीडियो अपलोड करेंगे। आपके कल 10 से लेके 12 बजे तक हो जाएंगे या शाम 7 बजे तक आप आराम से देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो एसएसटी का पेपर है सामाजिक विज्ञान का बहुत अच्छा होगा। बेटा इतिहास कोई हार्ड नहीं है, कहानी बताओ समझिएगा। आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।